इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि 12 दिनों तक चले युद्ध के बाद ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर को लेकर अंतिम सहमति बन गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने देर रात करीब 3:30 बजे यह ऐलान किया कि इजराइल और ईरान के बीच आज सुबह से सीज फायर लागू हो जाएगा, लेकिन इस दौरान ईरान ने इजराइल पर 20 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया और इस हमले में इजराइल के 5 लोगों की मौत भी हो गई। आप भी पहले इस हमले की तस्वीरें देखिए जो सीज फायर से के आसपास ईरान ने इजराइल पर किया। तो इस हमले के बाद इजराइल ने भी सीज फायर का उल्लंघन करते हुए तेहरान की एक रेडार साइट को अपना निशाना बनाया और कहा कि अगर ईरान ऐसे हमले जारी रखेगा तो फिर इजराइल भी सीज फायर को मानेगा नहीं। इन हमलों को देखकर ऐसा लग रहा था कि युद्ध अब भी जारी रहेगा और इसमें सीज फायर की संभावना बहुत ही कम है। इस बात से सबसे ज़्यादा चिंता राष्ट्रपति ट्रंप को ही, जो सुबह से ही इस सीज फायर का सारा श्रेय खुद को दे रहे थे और उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इस सीज फायर की एक छोटी सी कहानी भी लिखकर पूरी दुनिया को सुनाई। उन्होंने बताया कि इजराइल और ईरान दोनों एक साथ उनके पास आए और उन्होंने शांति के लिए राष्ट्रपति ट्रंप से अपील की और इसके बाद ट्रंप ने यह देखा कि इस युद्ध की विजेता पूरी दुनिया और मिडिल ईस्ट है और ईरान और इजराइल दोनों देशों का भविष्य महान संभावनाओं से भरा हुआ है। इसलिए उन्होंने मध्यस्थता करके सीज फायर को लागू करा दिया। ये उन्होंने सोशल मीडिया का पोस्ट है, मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं, जिसमें आप यहां पर देख सकते हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आई न्यू द टाइम वॉज नाउ, द वर्ल्ड एंड द मिडिल ईस्ट आर द रियल विनर्स। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ये दुनिया की जीत है और ये मिडिल ईस्ट की जीत है। और वो ये भी कहते हैं कि द फ्यूचर ऑफ इजराइल एंड ईरान इज अनलिमिटेड एंड फिल्ड विद ग्रेट प्रॉमिस, गॉड ब्लेस यू बोथ। ये कहानी ऐसी है कि भविष्य में अगर राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो इस कहानी को जरूर सुनाया जाएगा और शायद ये शब्द लिखने के लिए उन्हें लगता है कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिल भी जाए। आपको यकीन नहीं होगा कि सीज फायर की घोषणा के बाद आज शाम तक राष्ट्रपति ट्रंप सोशल मीडिया पर ऐसे 12 पोस्ट लिख चुके हैं, एक नहीं दो नहीं 12 पोस्ट लिख चुके हैं और उनके हर पोस्ट का सार एक ही है। सार यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ही इस युद्ध को रुकवाया है। हर बार थोड़ी थोड़ी देर में एक और सोशल मीडिया पोस्ट डालते हैं और कहते हैं कि देखिए मैंने युद्ध को रुकवा दिया। दिलचस्प बात यह है कि जब राष्ट्रपति ट्रंप को यह खबर मिली कि इजराइल और ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन जारी रखा है और दुनिया फिर से उनके दावों पर सवाल उठा रही है कि सीज फायर तो हुआ ही नहीं, दोनों देश अब भी लड़ रहे हैं और ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने सीज फायर करा दिया, तो फिर उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बात की और उनसे कहा कि इजराइल अब ईरान पर और कोई हमला नहीं करेगा। हालांकि इस फोन कॉल के बाद भी जब इजराइल ने ईरान पर हमले जारी रखे तो राष्ट्रपति ट्रंप को मीडिया के सामने आकर यह कहना पड़ा कि वो सीज फायर के उल्लंघन से बहुत दुखी हैं और वो नाराज हैं और इजराइल से भी नाराज हैं और ईरान से भी नाराज हैं, लेकिन इजराइल ने तो उन्हें बहुत ही ज्यादा निराश किया है, ऐसा उन्होंने मीडिया को कहा। Yeah, I do. They violated, but Israel violated it too. Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I'd never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you understand that?
तो आप कह सकते हैं कि अब पूरी दुनिया राष्ट्रपति ट्रंप को मिनिस्टर फॉर सीज फायर कह सकती है। दुनिया में कहीं भी अगर लड़ाई चल रही हो, युद्ध हो रहा हो, तो सीज फायर कराने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप अब हर जगह पहुंच जाते हैं और सीज फायर का श्रेय वो खुद लेना चाहते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की नाराजगी के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक नया बयान जारी किया और कहा कि अब इजराइल सीज फायर की शर्तों का पालन कर रहा है और ईरान पर किए जा रहे हमलों को पूरी तरह से अब इजराइल ने रोक दिया है। ईरान ने भी आधिकारिक रूप से इस सीज फायर का पालन करने की बात कही है, जिसका मतलब यह है कि यह युद्ध अब रुक गया है। और आज जब यह युद्ध रुक चुका है, तब बड़ा सवाल यह है कि इस युद्ध का नतीजा क्या रहा, कौन जीता और कौन हारा, और इस युद्ध से आखिर हासिल क्या हुआ। तो आज हम एक नया विश्लेषण आपके लिए लेकर आए हैं। युद्ध रुक गया है, लेकिन इस युद्ध से हमने क्या सीखा है और इस युद्ध से किसको क्या मिला है। तो पहली बात यह है कि यह युद्ध निर्णायक नहीं रहा और इसमें ना तो कोई जीता ना कोई हारा। दूसरा, अमेरिका और इजराइल का दावा है कि उसने ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोक दिया है और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को जड़ से खत्म कर दिया है। इजराइल ने इसी मकसद से इस युद्ध को शुरू किया था और आप कह सकते हैं कि इस मकसद में इजराइल को कामयाबी मिल गई है। जो मकसद, जो लक्ष्य उसने रखा था, वो उस लक्ष्य में कामयाब रहा। चाहे जीत और हार अभी भी एक विवाद का विषय हो सकती है, लेकिन अपने लक्ष्य को उसने हासिल कर लिया। तीसरा, इजराइल ने ईरान के 11 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 20 मिलिट्री कमांडर्स और उनकी सेना के चीफ और बड़े बड़े जनरल्स को खत्म कर दिया, जिससे ईरान की जो टॉप लीडरशिप है उनकी सेना की, वो समाप्त हो गई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ईरान इस युद्ध में बुरी तरह से हार ही गया हो। इस युद्ध के बाद भी 86 वर्ष के आयतुल्ला खामनेई ही ईरान के सुप्रीम लीडर बने रहेंगे और इजराइल खामनेई को हटाने में नाकाम रहा। चौथा, ईरान ने इस युद्ध में यह भी साबित कर दिया कि वो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने में सक्षम है। तो यह एक बहुत बड़ी बात ईरान ने की है जो शायद और कोई नहीं कर पाया। उसकी मिसाइल इजराइल के अलग अलग शहरों में जाकर गिरी हैं और उन्होंने इजराइल का नुकसान किया है। उन्होंने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद दिया। इसके अलावा दुनिया भर में इजराइल के जिस आयरन डोम और दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम की मजबूत छवि बनी हुई थी, सारी दुनिया एयर डोम की तारीफ करती थी, अब उस एयर डोम और एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचा और इसकी वजह से इजराइल की छवि को नुकसान पहुंचेगा। और ये जो एयर डोम है, उनका एयर डिफेंस सिस्टम, इसके खरीदार दुनिया में अब कम हो जाएंगे। इस एयर डोम के जो फैन थे, जो इसकी बड़ी तारीफ किया करते थे, उन्हें भी एक झटका लगा है। तो एक और बड़ी बात यह है कि इजराइल पूरी दुनिया में कहता था अपनी एयर डोम के बारे में कि हमारा एयर डोम हर प्रकार की मिसाइल से हमारी रक्षा करेगा, लेकिन इस धारणा को ईरान ने तोड़ दिया। पांचवी बात, ईरान और इजराइल दोनों देशों को यह पता चल गया कि कौन उनका सच्चा दोस्त है। ईरान को पाकिस्तान समेत सभी मुस्लिम देशों से सिर्फ धोखा मिला, सिर्फ स्टेटमेंट मिले, सिर्फ लिप सर्विस मिली और सिर्फ बयानबाजी मिली, जबकि रशिया और चीन ने भी ईरान की ठोस रूप से कोई मदद नहीं की। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने इजराइल का पूरा साथ दिया। तो इसलिए जब महाशक्तियों की ये लड़ाई होती है और दुनिया के जो छोटे देश हैं, जब उन्हें यह चुनना होता है कि इस टीम में, दुनिया में 2 टीम बन रही हैं, एक अमेरिका की टीम बन रही है और एक टीम बन रही है चीन और रशिया की, तो जो छोटे देश हैं वो क्या सोचकर किसी टीम को ज्वाइन करते हैं कि अगर हमने रशिया या चाइना को ज्वाइन किया, इनका साथ दिया, तो एक दिन मुसीबत में ये हमारे साथ खड़े होंगे। इसी प्रकार से जो देश अमेरिका के साथ हैं, वो सोचते हैं कि एक दिन अगर हम मुसीबत में आए, अगर कोई युद्ध आया, किसी ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, तो अमेरिका हमारे साथ खड़ा होगा। इस मामले में अमेरिका ने सारे नंबर अपने हासिल कर लिए हैं और अमेरिका ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि अमेरिका अपने सहयोगियों को अकेले नहीं छोड़ता, अपने सहयोगियों की, अपने दोस्तों की मदद करता है, जिस प्रकार से अमेरिका ने इजराइल की मदद की है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के जो पक्के दोस्त थे, जो इजराइल के कॉम्पिटिटर्स हैं, रशिया और चीन, उन्होंने ईरान की ऐसी मदद नहीं की जैसी मदद अमेरिका ने इजराइल की। छठा, इस युद्ध में ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया।
लेकिन उसकी मिसाइलों ने शानदार असर दिखाया। अगर ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध न लगे होते तो कई देश आज ईरान से इन मिसाइलों को खरीदने का सौदा अब तक कर चुके होते। तो ईरान के लिए सबक यह है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा, लेकिन उसकी इज्जत बचाई है उसकी मिसाइल्स ने। ईरान की मिसाइल्स ने शानदार प्रदर्शन किया है और यह तब हुआ है जबकि उसके ऊपर इतनी सारी पाबंदियां लगी हुई हैं, तब भी ईरान ने अपनी अच्छी खासी मिसाइल्स बना ली। सातवीं बात, इस युद्ध के बाद अब भी मिडिल ईस्ट में सिर्फ इजराइल के पास ही परमाणु हथियार रहेंगे और वो अब भी मिडिल ईस्ट का इकलौता सीक्रेट न्यूक्लियर स्टेट पावर होगा। पूरे इस क्षेत्र में सिर्फ इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। वो ये बात मानता नहीं है, गुप्त रूप से उसके पास ये शक्ति है और उसी के पास ये शक्ति रहेगी, ईरान के पास नहीं रहेगी। और आठवीं बात, इससे राष्ट्रपति ट्रंप को भी वो चीज मिल गई जिसे वो नोबेल शांति पुरस्कार के लिए एक बहुत बड़ा आधार बनाना चाहते हैं। आप कह सकते हैं कि इस साल दुनिया को नए मिनिस्टर ऑफ सीज फायर मिल गए हैं और वो हैं राष्ट्रपति ट्रंप। और राष्ट्रपति ट्रंप इस सीज फायर को पूरी हर तरह से इसका फायदा उठाएंगे, इसे प्रयोग करेंगे इसका, ताकि वो दुनिया को ये दिखा सकें कि वो दुनिया के सबसे बड़े शांति के दूत हैं। दुनिया में कहीं भी युद्ध होता है तो शांति कराने के लिए ये शांति दूत यानी राष्ट्रपति ट्रंप ही पहुंचते हैं और इसके बदले में वो दुनिया से एक ही चीज चाहते हैं कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दे दिया जाए। राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन उनके मन में भी एक इच्छा ऐसी है जो अधूरी है, जो कोई पूरा नहीं कर पाया अभी तक, और वो है नोबेल शांति पुरस्कार की। और ऐसा लगता है कि इस बार वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो इस पुरस्कार को लेकर ही मानेंगे। और आखिरी पॉइंट ये है कि ईरान ने भी अमेरिका के सैन्य अड्डों पर हमला करके ये बताया है कि वो डर कर हार मानने वाले देशों में से नहीं है। ईरान ने जितनी भी पाबंदियां उसके ऊपर लगी हों, चाहे उसके दोस्तों ने ईरान को अकेला छोड़ दिया हो, लेकिन ईरान आखिरी समय तक लड़ता रहा। ईरान ने हार नहीं मानी और ईरान ने सरेंडर भी नहीं किया। ईरान ने सोमवार को कतर में अमेरिका के सबसे बड़े मिलिट्री बेस और एयर बेस पर मिसाइल हमला किया। अमेरिका का दावा है कि ईरान ने शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों से यह हमला किया, जिन्हें उसकी सीमा से 200 किलोमीटर दूर कतर में अमेरिका के सैन्य अड्डों पर निशाना साधकर दागा गया था। ईरान के इस हमले का नाम था ऑपरेशन बशारत अल फतेह, जिसका मतलब होता है जीत का ऐलान। अमेरिका के जिस सैन्य अड्डे पर यह हमला हुआ वो कतर की राजधानी दोहा के बहुत करीब है। और बड़ी बात यह है कि इस हमले के दौरान कतर ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से ईरान की मिसाइलों को रोकने की कोशिश की और 14 में से 13 मिसाइल्स को हवा में ही नष्ट कर दिया। ईरान की सिर्फ एक मिसाइल ही अमेरिका के सैन्य अड्डे तक पहुंच पाई थी और उससे भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ऐसा दावा है कि कतर ने जिस एयर डिफेंस सिस्टम से ईरान के इस मिसाइल हमले को रोका उसका नाम है पैट्रियट, और अमेरिका ने खुद ये एयर डिफेंस सिस्टम कतर को दिया है। यानी ये एयर डिफेंस सिस्टम भी मेड इन यूएस है, अमेरिका का बना हुआ है और कतर ने इसे अमेरिका से ही खरीदा है। अमेरिका की ये जो सिस्टम है बहुत दुनिया में मशहूर है, उनकी ये मिसाइल जिन्हें पैट्रियट मिसाइल कहा जाता है। ईरान के इस हमले के लिए एक शब्द का काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है और वो है हिसाब बराबर करना। इसकी वजह यह है कि अमेरिका ने ईरान पर 14 बंकर बस्टर बम दागे, लेकिन ईरान ने भी बदले में 14 मिसाइलों से ही अमेरिका के सैन्य अड्डों पर हमला किया। 14 बॉम्ब्स का जवाब दिया 14 मिसाइल से। हालांकि इनमें से 13 मिसाइल्स तो हवा में ही नष्ट हो गईं, कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाई। और एक मिसाइल के बारे में भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि जो 14वीं मिसाइल थी उस पर हमने अपना समय और पैसा बर्बाद नहीं किया, कोई मिसाइल बर्बाद नहीं की, क्योंकि वो मिसाइल अपने लक्ष्य से भटक गई थी और कहीं दूर जाकर गिरने वाली थी, इसलिए उस मिसाइल को हमने रोकने की कोशिश भी नहीं की। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ईरान के इस हमले को प्रतीकात्मक बताया गया है। बहुत मामूली सा यह हमला था और ईरान जानता था कि वो अमेरिका का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सिर्फ नाम के लिए, बदला लेने के नाम पर उन्होंने ये मिसाइल छोड़ दी और कहा गया कि ईरान का मकसद अमेरिका को नुकसान पहुंचाना था ही नहीं, बल्कि उसे यह बताना था कि वो भी उस पर हमला कर सकता है। ईरान के अंदर इतनी हिम्मत है कि ईरान आज सामने से खुलकर
अमेरिका के सैनिकों पर हमला कर सकता है, अमेरिका के अड्डों पर हमला कर सकता है। और ईरान अमेरिका से डरता नहीं। ईरान पूरी दुनिया को यह बात बताना चाहता था। यह बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस हमले के बाद सोशल मीडिया पर ईरान को धन्यवाद दिया और ईरान के लिए लिखा, थैंक्स। ईरान के हमले के बाद तेहरान और दूसरे शहरों में आयतुल्लाह ख़ामेनी के समर्थकों ने जश्न मनाया और कहा कि ईरान ने अमेरिका पर हमला करके अपनी मजबूत इच्छा शक्ति और अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। ईरान किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, ना तो इजराइल का कुछ बिगाड़ पाया, ना अमेरिका का जरा सा भी कुछ बिगाड़ पाया। फिर भी आप देखिए ईरान की सड़कों पर, तेहरान की सड़कों पर यह जश्न मनाया जा रहा है, न जाने क्यों। बिइज़्निल्लाह शुरू कनीद। या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر. दिलचस्प बात यह है, ये एक ऐसा युद्ध है जिसके सीज़ फायर के बाद, यानी युद्ध के समाप्ति के बाद, इजराइल में भी खुशियां मनाई जा रही हैं, ईरान में भी खुशियां मनाई जा रही हैं और अमेरिका में भी खुशियां मनाई जा रही हैं। अमेरिका कहता है कि मेरी वजह से ये युद्ध रुका, ईरान कहता है कि हम जीत गए इसलिए हम जश्न मना रहे हैं, और इजराइल कहता है कि हम जीत गए, हम भी इसलिए जश्न मना रहे हैं। यानी तीनों ही देश खुश हैं। अब से थोड़ी देर पहले ईरान ने यह बताया है कि उसने इराक में बगदाद के पास ताजी मिलिट्री बेस के रेडार पर ड्रोन से हमला किया है, और यह इराक का वही मिलिट्री बेस है जिसे वर्ष 2020 में अमेरिका ने इराक की सेना को वापस सौंप दिया था। अब आप ये देखिए कि अमेरिका दुनिया में शांति और मानवता की बातें करता है, लेकिन मिडिल ईस्ट में उसके 19 सैन्य और हवाई अड्डे हैं जो ये बताते हैं कि अमेरिका मिडिल ईस्ट पर अपने प्रभाव को मजबूत बनाकर रखना चाहता है। अमेरिका ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आप देखिए अपनी सेना उतारी हुई हैं, हथियार बेच रहा है, सब कुछ शांति के नाम पर। मिडिल ईस्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास कुल 8 देश मौजूद हैं। इनके नाम हैं ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान। आपके सामने नक्शे पर दुनिया का करीब 20% तेल इसी ट्रेड रूट से होकर गुजरता है, और यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। मिडिल ईस्ट का यह इलाका अमेरिका के लिए भी महत्वपूर्ण है, और यहां ईरान के आसपास अमेरिका के 19 सैन्य और हवाई अड्डे हैं। आप इस नक्शे पर देखेंगे तो एक तरफ ईरान है और उसके आसपास अमेरिका के सारे सैन्य अड्डे हैं, जिन पर करीब 40 से 50 हजार अमेरिकी सैनिक आधुनिक हथियारों के साथ और अमेरिका की वायुसेना और अमेरिका की नौसेना के बेड़ों के साथ वहां पर तैनात हैं। इनमें भी कतर के मिलिट्री बेस को अमेरिका ने वर्ष 1996 में स्थापित किया था, और यहां पर अमेरिका के लगभग 11,000 सैनिक और 100 लड़ाकू विमान तैनात हैं। ये वहां का उनका सबसे बड़ा बेस है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका शांति और मानवता की बातें करता है, और राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि शांति को स्थापित करने के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाए। इस सीज फायर के बाद दुनिया के बड़े बड़े नेता आज क्या कह रहे हैं, आपको सुनना चाहिए। We are facing an evil enemy which has decided simply to destroy and hurt and kill. And what we have done successfully in this operation is to remove the Iranian nuclear threat looming above Israel, the region, and the free world. In this respect, I commend the Israeli leadership, Prime Minister Netanyahu, the cabinet, and of course the Israeli military. I commend and thank wholeheartedly President Donald Trump and of course the US Air Force. And I commend all those who have been involved in this operation, meaning an operation that clearly has a direct impact on the well-being and safety of the world, the region, and the state of Israel.
Den Aufruf des amerikanischen Präsidenten zu einem Waffenstillstand begrüßen wir daher. Gelingt dieser Waffenstillstand nach den entscheidenden Militärschlägen der USA, wir rufen nun sowohl Iran als auch Israel dazu auf, diesem Aufruf des amerikanischen Präsidenten zu folgen. Сообщают, что американцы убедили Израиль пойти на прекращение огня и на установление бессрочного перемирия, что аналогичную роль в отношении Тегерана сыграли наши катарские друзья. Мы только приветствовать будем, если такая договоренность существует. Но уже после ее объявления. तो सीज फायर शब्द अब पूरी दुनिया में गूंज रहा है। आपको याद होगा पिछले महीने भारत और पाकिस्तान के युद्ध में भी 4 दिन के बाद सीज फायर लागू हुआ था, जबकि इस युद्ध में 12 दिन के बाद सीज फायर पर सहमति बनी है। अब बड़ा सवाल यह है कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध 3.5 साल से चल रहा है और इजराइल और गाजा के बीच जो युद्ध 1.5 साल से चल रहा है, यहाँ पर सीज फायर कब लागू होगा। और अब से कुछ देर पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने नेटो समिट में शामिल होने से पहले कहा कि ईरान अब न्यूक्लियर शक्ति नहीं है बल्कि एक व्यापारिक शक्ति वो बनेगा और ईरान को महान राष्ट्र बनने के लिए अब हिंसा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। And Iran's not going to have a nuclear weapon, by the way. I think it's the last thing in their mind right now. They're not going to have enrichment and they're not going to have a nuclear weapon, and they know that. They're going to get on to being a great trading nation. You know, they're very good traders. And they're going to be a great trading nation, and they have a lot of oil. They're going to do well. They're not going to have a nuclear weapon. So did they The promise? last thing on Iran's mind right now is nuclear weapons. If there was, there was. But no, I don't want it. I'd like to see everything calm down as quickly as possible. Regime change takes chaos. अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया में जो भी देश युद्ध लड़ रहे होते हैं उनके बीच समझौता कराने के बाद वो ये कहते हैं कि आप लड़िए मत, आप व्यापार कीजिए, आप ट्रेड कीजिए। और यहाँ वो ईरान को भी यही कह रहे हैं कि ईरान तो एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग कंट्री है, ईरान को ट्रेड करना चाहिए, ईरान को व्यापार करना चाहिए। और हर जगह जहाँ भी वो जाते हैं लोगों को यही, हर देश को यही कहते हैं कि युद्ध मत लड़िए, आप व्यापार कीजिए। असल में डोनाल्ड ट्रंप खुद एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, खुद बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत सफल बिजनेसमैन हैं वो अमेरिका के। और वो हर समस्या को पैसे के हिसाब से देखते हैं, व्यापार के हिसाब से देखते हैं और ट्रेड के हिसाब से देखते हैं। इसलिए हर बार आपने देखा होगा जब भी वो जाते हैं तो एक ही बात देशों को कहते हैं कि आप व्यापार कीजिए, आप ट्रेड कीजिए, लड़ाई मत कीजिए। इस युद्ध में अमेरिका के B-2 बॉम्बर विमानों की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। आपने भी उनकी तस्वीरें देखी होंगी। और अब इस विमान के बारे में कुछ नई बातें पता चली हैं। अमेरिकन एयरफोर्स के पायलट्स ने इस ऑपरेशन को 37 घंटे में पूरा किया और इस दौरान अमेरिका के एयरफोर्स के ये पायलट्स लगातार इस बॉम्बर विमान को उड़ाते रहे। तो आप भी सोचते होंगे कि एक विमान अपने मिशन पर जा रहा है, जहां इतना बड़ा मिशन है, उसे बम गिराने हैं, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को नष्ट करना है और यह मिशन 37 घंटे का है। तो 37 घंटे वो इस विमान में रहेंगे कैसे? और आपको पता है कि ये पायलट कितने समय तक हवा में इन विमानों के अंदर कैसे रहे? तो एक B-2 बॉम्बर विमान में 2 पायलट होते हैं। जब एक पायलट विमान को उड़ाता है तो उस समय दूसरा पायलट आराम कर सकता है और आराम करता है। पायलट के लिए विमान में एक बेड की व्यवस्था होती है और साथ ही इस विमान में पायलट्स के लिए एक टॉयलेट है, एक माइक्रोवेव की व्यवस्था की गई है और एक फ्रिज भी होता है कि वो अपना खाना गर्म करके खा सकें जो उन्हें खाना है, और फ्रिज में वो अपने पीने का सामान, पानी वगैरह रख सकते हैं। किसी भी मिशन से पहले इस विमान के पायलट्स को एक ख़ास प्रोटीन डाइट और एक ख़ास ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो लंबे समय तक जाग सकें, उन्हें नींद ना आए, उनके शरीर की जो शक्ति है वो बनी रहे और इस दौरान वो अपना मिशन पूरी तरह से बहुत पूरी शक्ति के साथ पूरा कर सकें। तो ये नई चीज़ें हैं जो B-2 बॉम्बर विमान के पायलट्स क्या करते हैं वो हम आपको बता रहे थे।